एपिसोड 233। क्यों बदल गई अनन्या। एक पूरी रात गुजर गई थी, लेकिन निया और पायल का कहीं कुछ अता पता नहीं था। स्टडी रूम में विशाल ने अरशद को रिपोर्ट करते हुए कहा, निया और पायल दोनों के ही लास्ट कॉल का कॉन्टेक्ट नंबर सेम है। दोनों ने ही लगभग 4 से 5 मिनट तक बात की है। उन्होंने पहले भी इस नंबर से कॉल आ चुके हैं। यह रहा कॉल डिटेल। यह कहते हुए विशाल ने कुछ पेपर अरशद के सामने रख दिए और आगे कहा, कॉन्टेक्ट डिटेल से पता चला है नंबर एक बूढ़े आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन लास्ट मंथ ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो चुकी है। इतना कहकर विशाल ने बूढ़े आदमी की भी डिटेल अरशद के सामने रख दी। हालांकि बूढ़े आदमी की डिटेल में कुछ भी शक करने जैसा नहीं था। वो एक गरीब बूढ़ा आदमी था जिसकी पत्नी की मौत कुछ महीने पहले ही हुई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। ऐसा कोई भी क्लू नहीं था जिससे निया और पायल के बारे में कुछ भी पता चल सके। इस वक्त अरशद जितना शांत बाहर से था, उतनी ही हलचल उसके अंदर चल रही थी। अरशद ने एक नज़र कॉल हिस्ट्री की डिटेल पर डाली, मगर कुछ कहा नहीं। विशाल, जो लंबे वक्त से अरशद के जवाब का इंतजार कर रहा था, उसने कहा, बॉस, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम एडी के एक्सपर्ट को काम पर लगा सकते हैं। एडी यानी अरशद का ही दूसरा रूप। पर क्या उसने कभी पर्सनल रीजन के लिए एडी के लोगों को काम पर लगाया था? इसका जवाब थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि विशाल खुद भी एडी का ही आदमी था, मगर इस वक्त वो अरशद के सामने था और खतरे में अरशद की बहनें थी। रही बात अनन्या की, तो उसको यहाँ शामिल करना गलत होगा, क्योंकि उसके लिए अरशद ने कभी खुद पर कोई रूल्स नहीं बनाए थे। चाहे अरशद हो या एडी, वो दोनों की ही लाइफ की पहली प्रायोरिटी थी। अरशद ने जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। उसने सिगार को जलाकर होठों से लगाया और उसके कश लेने लगा। वहीं अनन्या ने ग्रे कुर्ती और जींस पहनकर तैयार हो चुकी थी। उसने बालों को बड़े ही कैजुअल एक पोनीटेल में बांधा था और आंखों पर स्पेक्स चढ़ाए थे। उसने आज मेकअप भी काफी अच्छे से किया था। होठों पर पिंक लिप बाम, कान में नॉर्मल साइज के झुमके और नाक की नोसी पिन को चेंज करके उसने छोटी सी डायमंड की नथनी पहन ली थी। इस छोटे से बदलाव के बाद उसका पूरा लुक बदल गया था। मिरर में खुद को देखते हुए उसने खुद की तारीफ करते हुए कहा, परफेक्ट, अब लग रही हूँ ना मैं 22 साल की जवान कुड़ी। पर समझ नहीं आ रहा पैरों में क्या डालूं, स्लीपर, सैंडल, जूती या शूज। एक काम करती हूँ, एक बार सबको ट्राई कर लेती हूँ। यह डिसाइड करने के बाद अनन्या अपने फुटवेयर रूम में आ गई। सिंहा रूम, एक ऐसा कमरा जो 6 नंबर के स्लीपर सैंडल से भरा हुआ था। कहा अनन्या, आना तो दूर, दूसरे कमरे के बारे में भूल ही चुकी थी। और आज जब वो इस कमरे में आई थी तो उसे कमरे को देखकर वो थक गई। अगर इन्हें ट्राई करने बैठी तो पूरा साल गुजर जाएगा। लगता है अब मुझे हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अनन्या ने अपनी इस बड़ी सी परेशानी को मेड से शेयर की। मेड ने एक नज़र कमरे को देखा और फिर एक मुस्कान के साथ बोली, आपके इस ड्रेस पर यह जूती अच्छी लगेगी। यह कहने के साथ ही मेड ने उसे जूती को अनन्या के सामने रख दिया। अनन्या ने तालियां बजाते हुए कहा, आप ग्रेट हो, आपने तो 1 मिनट में प्रॉब्लम को ही सोल्व कर दिया। तो मेड ने शर्माते हुए कहा, अरे मैडम, अब इतना भी क्या तारीफ करना। नहीं नहीं, सच में इस पहाड़ को देखकर तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। अनन्या सच में शुक्रगुजार थी। कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुके वंश और अयान ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्हें ज्वाइन करते हुए अनन्या ने कहा, गुड मॉर्निंग चार्मिंग यंग बॉयज। यह सुनकर तो वंश और अयान के गले में खाना ही अटक गया। दोनों ने एक साथ अविश्वास भरी नजरों से अनन्या को देखा तो उसका बदला अवतार देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। वाह दी, आप क्या लग रहे हो, अयान ने कहा। जहर लग रहे हो, कतई जहर, वंश ने कहा। अयान की तारीफ तो अच्छी रही, मगर वंश ने जो कहा उसे सुनकर अनन्या की आंखें सिकुड़ गई। यह कैसी तारीफ थी, उसने पूछा तो वंश शर्माते हुए बोला, यह तारीफ कुछ ऐसी थी कि अगर आप मेरी दी न होती तो मैं आपको अभी प्रपोज कर देता। तो वंश बोला, और बाद में बॉस से अपनी हड्डियां तुड़वाकर लाइफ टाइम के लिए हैंडीकैप हो जाता। इस बात के लिए वंश ने घूरकर अयान को देखा तो अयान ने हंस दी। दोनों को फिर शुरू होता देखा अनन्या बोली, अच्छा अब बहस छोड़ो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, एलिगेंट, स्टनिंग, अमेजिंग, एडोरेबल, अट्रैक्टिव, डिवाइन, एक्सॉस्टिक। दोनों ने एक करके तारीफ के जितने शब्द उन्हें आते थे गिनना शुरू कर दिया। तो अनन्या शर्माते हुए बोली, बस बस, अब मैं इतनी भी खास नहीं लग रही जो तुम दोनों मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हो।
थोड़ी देर तारीफों का सिलसिला चला, फिर अयान ने सीरियस होकर पूछा, दी वैसे इस बदलाव का कारण क्या है? तो वंश बोली, पूछना क्या है, पक्का कोई नया झोल करने की तैयारी है। ये झोल नहीं, बेवकूफ स्ट्रेटजी है, अनन्या ने कहा। जो दोनों ने क्यूरियस होकर पूछा, कैसे स्ट्रेटजी? इस पर अनन्या ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, यह मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगी, अभी बस इतना समझ लो, मुझे अपने इस बदले अवतार की खबर मुन्ना भाई तक पहुंचानी है। ब्रेकफास्ट के बाद वंश और अयान कॉलेज चले गए और अनन्या स्टडी रूम में आ गई। अरशद खामोशी में एकटक विंडो से बाहर देखता देखो बिना आवाज किए अरशद के पीछे जाकर खड़ी हो गई, फिर धीरे से बोली, हब्बी। अरशद की आंखों में एकाएक हलचल हुई, और होती भी क्यों नहीं, आज पहली बार अनन्या ने उसे हब्बी जो कहा था। उसने अपने पीछे खड़ी मुस्कुराती और थोड़ी शर्माती हुई अनन्या को देखा। अनन्या हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए हुए थी। अपने इस बदले अवतार के साथ अरशद से नजरें मिलाने में उसे शर्म भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। अरशद ने अनन्या की आंखों पर से स्पेक्स हटाकर दूर फेंक दिए। अनन्या ने थोड़ा मायूस होकर अपने प्यारे से चश्मे को देखा जो फर्श पर पड़ा था। तभी उसके कानों में अरशद की आवाज़ गूंजी, बाहर जा रही हो? उसकी आवाज़ बहुत ही शांत थी। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद दोनों के बीच एक खामोशी का मंजर छा गया। अनन्या के इस नए रूप को मन में बसा लेने के बाद अरशद ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। अनन्या उसकी पकड़ में सिमट के रह गई। तभी अरशद ने कहा, क्या मैं तुम्हें इस वक्त किस कर सकता हूँ? अनन्या को तो समझ ही नहीं आया वो क्या जवाब दे। आखिर अरशद ने उससे पहले भी ऐसा सवाल नहीं पूछा था।